नगर निकाय चुनाव वाराणसी में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि परिसीमन जारी कर दिया गया है। 100 वार्डों की सूची जारी कर दी है, कहां पर से कौन लड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग मौजूद हैं वार्ड नंबर 32 लेढ़ीपुर में, जहां से जो है कि महिला प्रत्याशी यहाँ पर जो है कि पहली बार सीट पे चुनाव हो रहा है। पहले ग्राम पंचायत था, अब जो है कि यहाँ पार्षदी का चुनाव होने जा रहा है और पहली बार महिलाओं के हाथों में यहाँ का जो है कि दायित्व आया है। तो मिलेंगे एक ऐसी ही महिला से जिनका नाम है ममता राज जी, और इनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि 15 वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करती आई हैं। कई पदों पर इन्होंने जो है कि अपना दायित्व निभाया है, काम भी की है, और वर्तमान समय में ये उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा है और साथ ही जो है कि राष्ट्रीय विकास सेवा संस्थान के चेयरमैन भी है। इनसे जानेंगे कि लेढ़ीपुर वार्ड में उनकी क्या योजना है, किन किन योजनाओं को लेकर के विकास कार्य करने वाली है और आगे इनकी क्या प्रक्रिया, जनता इन पर भरोसा करती है कि नहीं करती है, किन किन मुद्दों को लेकर के ये काम करेंगे। तो मिलते हैं ममता राज जी से। जैसा कि मैम ये अभी फर्स्ट टाइम जो है कि नगर निगम में शामिल किया गया है, जैसे आपका लेढ़ीपुर हो गया, तिलमापुर और आशापुर ग्राम पंचायत था, तो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि नगर निगम जैसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 5 वर्षों में अगर आपको दायित्व दिया जाए इस क्षेत्र का, तो क्या नगर जैसी पूरी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो पाएगी? जी, मेरी पूर्ण वो सहयोग रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने 5 साल के इस कार्यकाल में अपने इन 3 गांव का जो हमको वार्ड मिला है, इस वार्ड में अगर हमको पार्टी मौका देती है, जनता मौका देती है, तो मैं पूरा सहयोग करूंगी और पूरा प्रयास करूंगी कि इसको नगर के वार्डों की तरह से ही अपने इन 3 वार्डों को तैयार कर सकूँ। जैसा कि मैम आप चिरई गांव में जो है कि इसके पूर्व में संयोजक चिरई गांव भी रह चुकी हैं, पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा भी रह चुकी हैं और वर्तमान में भी आप हैं और चेयरमैन भी रह चुकी हैं। तो क्या लगता है इस चुनाव में और बड़े चुनाव में क्या अंतर है? इस चुनाव में और बड़े चुनाव में हमें लग रहा है कि ये चुनाव बड़े चुनाव से भी ज़्यादा बड़ा चुनाव है। इसमें बहुत सारे चुनौतियां भी हम लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि ये एक तरह से इससे पहले ये गांव रहा है, अब नगर निगम में आया है, तो थोड़ी मानसिकता की भी चुनौती रहेगी लोगों की। और बड़े चुनाव में होता है क्या कि मतलब लोगों का रहता है कि पार्टी सिंबल के नीचे लोग लड़ रहे हैं, आ रहे हैं, कार्य कराएंगे। लेकिन ये वार्ड चुनाव या प्रधानी चुनाव जो इस तरह का चुनाव होता है, इसमें लोगों को ज़्यादा वो रहता है कि जो हमारा प्रत्याशी हो किस तरह का हो, कैसा हो, तो थोड़ा सा उससे टफ ये रहेगा। हाँ, हमने देखा है कि गांव में अगर प्रधानी की चुनाव होती है तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव जीतना आसान है, प्रधान बनना टफ है। और यहाँ पर भी वही सेम है, प्रधान को उठाकर पार्षद में कर दिया गया। यहाँ पर 3 क्षेत्रों को मिलाकर आपका वार्ड बनाया गया है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जातिगत चीज़ें जो है कि अगर खड़ी होंगी, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ऐसी सुविधा, ऐसी जो है सिचुएशन आपके सामने भी खड़ी हो सकती है? जी, सिचुएशन तो हर किसी के सामने जब चुनाव आता है तो खड़ा होता है। हम भी जब चुनाव के मैदान में आए हैं तो ये सिचुएशन तो मेरे सामने भी आएगी ही आएगी। तो क्या लगता है किस जाति का वर्चस्व यहाँ पर ज़्यादा है, और क्या लगता है कि जो है कि ऐसे में लोग बीजेपी के समर्थक हैं ज़्यादा कि जातिगत मुद्दा बनेगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर सवर्ण वर्ग ज़्यादा है, चूँकि यह लेढ़ीपुर, आशापुर, तिलमापुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, गांव है, और कॉलोनियों में भी सवर्णों की संख्या ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें लगता है कि सामान्य वर्ग का वोटर जो है भाजपा का इसमें ज़्यादा वो रहेगा, सफर रहेगा जी। मैम, अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक पत्रकार रिपोर्टर आपके वार्ड में जो है विजिट कर रहे थे। मुस्लिम बस्ती है, वहाँ की दयनीय स्थिति भी आप लोगों ने देखा होगा। मैं वहाँ पर जब देख रहा था तो बहुत स्थिति खराब है। मतलब कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर 1-2 लोग बीमार नहीं पड़े हैं डेंगू को लेकर के। न तो वहाँ पर सफाई की व्यवस्था है, ना ही जो है कि लोग बताते हैं कि समय से नगर निगम की गाड़ियाँ आती है। तो क्या लगता है कि आपके आने से जो है कि ये सुविधाएं, ये जो माहौल बना है वहाँ पर, वो सुविधाजनक होगा और लोगों को रहने लायक होगा? जी, मेरा 100% प्रयास रहेगा कि हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर जगह से उस सुविधा को दिलवा सकूं जिनके लिए वो पात्र है। पानी की व्यवस्था, बहुत सारे लोग बोले पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, तो क्यों है अभी तक ये मतलब जो प्रधान रहे हैं जो तीनों गाँव के, क्या इन्होंने जो है कि प्रॉपर वर्क नहीं किया है? अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि इन्होंने प्रॉपर वर्क नहीं किया, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगी, लेकिन अगर हमारे समझ से अगर प्रॉपर वर्क हुआ होता तो ये कमियाँ कहाँ से रह जाती। गांव में जो है कि हम देखे हैं अभी कि नाली की व्यवस्था नहीं है,
लोगों को सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, और साथ ही पीने की पानी की तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि लोग अभी जूझ रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो क्या लगता है कि कभी जो है जीवन मिशन के तहत हर ग्राम पंचायत में जल निगम की व्यवस्था हो रही है, तो क्या इन क्षेत्रों में अभी जल निगम की व्यवस्था नहीं हुई है या होना बाकी है? जल निगम की कुछ हुआ है कार्य और कुछ अभी बाकी भी है, पूरा कार्य नहीं हुआ है। और मेरे जो इस चुनाव में मेरे आने का या मेरा मुख्य लक्ष्य जो है, मेरे 5 बिंदु पर काम करना है। जी, जी। जरा जिसमें मेरा मुख्य कार्य यही है कि वर्षा के पानी का जो जल जमाव हो जाता है उसके निकास के लिए, या जो गांव में अभी हम लोग जाते हैं, लोगों के घरों में ही गड्ढे खोदे हुए हैं, नाली की कोई व्यवस्था नहीं है पानी निकालने का, उस पर काम करना है। बिजली की जो जर्जर व्यवस्था है और उस पर कार्य करके और रोड पे प्रकाश की व्यवस्था करना, जिसकी वजह से अंधकार में जो हमारी बच्चियां निकलती हैं उनके लिए दिक्कत होती है, बाकी जनता के लिए भी अंधकार में बहुत दिक्कत होती है, तो रोशनी पर कार्य करना। इस तरह के मेरे 5 बिंदु है जिस पे मुझे विशेष कार्य करना। जी मैम, अभी आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड मुहैया नहीं हुआ है। अभी हम लोग कुछ दिनों बात कर रहे थे लोगों से, तो राशन कार्ड तक नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ का जो कोटेदार है वो राशन नहीं बनाया, प्रधान की वजह से राशन नहीं बना, तो क्या लग रहा है कि कुछ लोगों की समस्याएं आप तक पहुँची हैं? जी, बहुत लोगों की समस्याएं पहुंची, बहुत लोगों का फार्म हम लोग भरवाए भी, कुछ कार्य हुआ भी और कुछ अभी बाकी भी रह गया है। बीच बीच में अवरोध आता रहा कि कभी बंद है, कभी उनके तरफ से कोई पेपर कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से भी कुछ लोगों का नहीं हो पाया है, तो चल रहा है। मैम, हर साल ग्राम प्रधानमंत्री योजना के तहत और तमाम प्रकार की योजनाओं के तहत आवास की सुविधा जो है कि ग्राम पंचायतों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रधान से लेकर के कहा जाता है प्रधानमंत्री तक लोग समाज सेवा के लिए काम करते हैं, लेकिन जनता को देखा जाए तो वाकई में 75 वर्ष 80 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, वो सुविधा जो उनके पास होनी चाहिए आज भी नहीं मौजूद है। जो प्रधान होता है या प्रधानमंत्री होता है उनकी सुविधा व्यवस्थित हो जाती है, वो लोग एक वीआईपी की ज़िंदगी जीने लगते हैं, लेकिन जो उनको वीआईपी स्तर तक पहुंचाया है उसकी जीवन स्तर जीवन शैली देखा जाए तो आज भी शून्य है। तो क्या लगता है कि जो लोग अभी भी ऐसे स्तर पर जी रहे हैं तो उनके लिए आपकी क्या सोच है और कैसे उन लोगों को आप उबारने का काम करेंगी? जी, आपने सही कहा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 से 80 साल हो गए, लेकिन सही माने में जब से मोदी जी आए हैं तब से थोड़ी थोड़ी आज़ादी हर वर्ग में मिलना शुरू हुआ है। आप देखिए 75 सालों से क्या मिला था, हर चीज़ के लिए लोग मतलब किसी को पता नहीं था कि क्या कार्य ज़मीनी है, क्या किसको मिलना चाहिए क्या नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल 75 साल में कोई कार्य ही नहीं हुआ, लेकिन जो कार्य इधर 2014 के बाद हुआ है इसमें और उसमें बहुत अंतर है। रह गया लोगों के ज़मीनी आवास का, तो आवास की जो लिस्ट पहले की जो लिस्ट बनी हुई थी, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे उनके आवास सबके बने हैं। अब नई लिस्ट फिर बन करके गई है जिनमें सबका आने वाले 2-4 साल के अंदर सभी लोगों को आवास मिल जाएगा, ऐसी हमारी सरकार की मंशा है, उनकी रूपरेखा बनाई गई है। और हम लोगों का भी पूरा प्रयास रहा है कि लोगों का आवास का पूरा पेपर, कुछ लोग तो वंचित रह गए जिनका पेपर नहीं कंप्लीट था, आय जात प्रमाण पत्र नहीं कंप्लीट था, उसको बनाने में टाइम लगा, इसकी वजह से कुछ लोग बच गए हैं, उनका भी आवास निश्चित तौर से बन जाएगा। और हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उनको भी आवास मिले। इस प्रक्रिया में हम आपके साथ रहेंगे। अगर जो भी पार्षद आपका होगा, हमने एक लेडुपुर में कई ऐसे परिवार हैं जो कि चिन्हित किया हुआ है, हम इसमें जो है कि हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। इनके पास ये प्रॉब्लम है, तो जहाँ तक उनके जात आय ये सब की चीज़ें हैं तो वो तो परस्पर जो है कि बैठ करके बनवाया भी जा सकता है, तो इनमें हम भी आपके साथ रहेंगे। साथ ही एक सवाल और हम आपसे करेंगे कि हर घर को शौचालय देने की बात कही गई थी, लेकिन आज भी तीनों गांवों में आप देखिएगा तो खुले में शौच करते हुए लोग पाए जाते हैं। तो अभी ये लोग बाहर से आए हैं या जो है कि उसी क्षेत्र के, ये तो हमको नहीं पता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है कि आपको पता ही होगा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हर बात शायद हमें नहीं लगता है कि चैनल पर कही जा सकती है, फिर भी शौचालय के लिए तो एक तरह से समझिए तो जैसे होता है कि ये हमारे हैं इनका हो जाए, ये नहीं है इनको लटका दिया जाए इधर उधर, ऐसा कुछ कार्य हुआ है जिसके लिए कि अभी हम लोग फिर उसका वो बनाए हुए हैं कि नहीं, इन लोगों को नहीं मिला है। लगभग हमारे यहाँ गांव में तो बन ही गया है, कुछ ही लोग बचे हुए हैं। अब उन लोगों का ये था कि जैसे होता है कि हम नहीं जाएंगे उनके पास कहने, बने चाहे न बने, इस तरह की भी मानसिकता रही लोगों की जिनका छूटा हुआ है, और उनको दूसरा ऑप्शन नहीं पता था कि वहाँ नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जा कर के अपना काम करा लें।
तो बाकी जो बच्चे हैं उनका भी हो जाएगा। हमने प्रक्रिया देखा में है है। गांव में जो है कि लोग अक्सर द्वेष की भावना रखते हैं कि वो प्रधान है, हम छोटे हैं, थोड़ी उसके पास जाकर करेंगे, काम करवाएंगे। तो ऐसी है, ऐसे सिचुएशन में उन लोगों से मेरा ये स्पेशली कहना है कि इन सब सिचुएशन को छोड़ें, अपने बारे में, अपने बच्चों के विकास के बारे में और आने वाले भविष्य के बारे में सोचें, ताकि जो है कि द्वेष को हटा करके हम लोग काम कर सकें। जैसा कि मैम आप बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता है, 15 वर्षों से आप बीजेपी के लिए कार्य कर रही हैं, तो ये क्षेत्र जैसा कि आपने कहा सवर्णों का है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर ज़्यादा हैं। साथ ही जो है कि हम आपसे ये भी सवाल इसी समय करेंगे कि आने वाले समय में अपनी जनता को क्या संदेश देंगे, क्योंकि चुनाव आता है तो जो लोग निम्न स्तर के हैं, ठीक है, वो लोग अक्सर कुछ पैसों, शराब और कुछ ऐसे अनावांछित चीज़ों को बिक जाते हैं, अपने वोट को, कीमती वोट को बेच देते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं अपने इन तीनों गांव, क्या पूरे जितने भी चुनाव क्षेत्र में है गांव, मैं सभी जनता से एक ही आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपने कीमती वोट की कीमत को समझिए और दारू, शराब, मुर्गा या गरम बाइस के बीच में उसको न बर्बाद मत करिए, बेचिए मत। आपको ज़मीन से आपको खुद के लिए काम चाहिए तो प्रत्याशी देखिए, न कि मुर्गा, दारू, शराब देखिए। अभी हमारी बातचीत हो रही थी भाजपा उपाध्यक्ष वाराणसी महिला मोर्चा ममता राय जी से। उन्होंने जो है कि बहुत अच्छी बात कही है कि अपने कीमती वोट को जनता के बीच जो है कि अपने कीमती वोट को दारू, मुर्गा, शराब या अन्य चीज़ों को ना बेचें, ताकि आपका जो कीमती वोट है एक सही प्रत्याशी के पास जाए और इस क्षेत्र का और आपके बच्चों के विकास को लेकर के आगे योजनाएं बन सके और आपका भी विकास हो सके। तो मिलते हैं किन्हीं और के पास, जानते हैं क्षेत्र का हाल और चुनाव की चर्चा हमारे बीच चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।